हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं सागर कुमार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीएड के द्वितीय वर्ष का छात्र आज हिंदी सिनेमा से रिलेटेड कुछ तथ्यों पर बात करूंगा। आज हम हिंदी सिनेमा एक उद्योग है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं बताऊं कि हिंदी सिनेमा एक उद्योग है, उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि उद्योग क्या होता है और औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर बाद में इसमें मैं रिलेट करूँगा कि हिंदी सिनेमा क्या उन सारे चीज़ों को जो एक उद्योग में है उसके लिए प्रभावकारी है कि नहीं। इससे ये पता चल जाएगा कि क्या एक हिंदी सिनेमा उद्योग है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आज मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से और मैं सागर कुमार अपने तरफ से ये डिस्कस करूँगा कि हिंदी सिनेमा एक उद्योग है कैसे। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी सिनेमा एक उद्योग। मैंने एक कोट दिया है, फिल्म लाइफ इज नॉट एक्चुअल इन रियल लाइफ, यानी कि हिंदी सिनेमा जो है वो रियल लाइफ में सब कुछ हूबहू नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जबकि ऐसा कहना है कि हिंदी सिनेमा जो होती है या सिनेमा जो होती है किसी भी समाज का एक दर्पण के रूप में काम करती है। जो समाज में हो रहा होता है सिनेमा में उसी चीज़ को प्रतिरूप के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये लिखा हूँ कि फिल्म लाइफ इज नॉट एक्चुअल इन रियल लाइफ। इसका एक ही वजह है, हिंदी सिनेमा का औद्योगिकीकरण। हिंदी सिनेमा में उद्योग के प्रभाव से कुछ ऐसे तथ्यों को भी दिखाया जाता है जो कि रियल लाइफ में नहीं होती है। तो पहले मैं उद्योग पर बात करूंगा कि औद्योगिकीकरण क्या है। तो औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं के निर्माण के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से एक बृहद व्यापार में बदल दिया जाता है। कोई भी कृषि हो या कोई भी उद्योग हो, उसको बृहद व्यापार में बदल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मैनुअल श्रम को अक्सर बड़े बड़े मशीनीकृत बड़े पैमाने पर उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और कारीगरों को उस औद्योगिकरण में एक मजदूर के रूप में सम्मिलित किया जाता है और पूंजीपति वर्ग जो हैं उनके मालिक होते हैं और सारा आधिपत्य एक खास विशेष प्रकार के व्यक्तियों का होता है। तो औद्योगिकीकरण का एक ही मतलब होता है कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बड़े प्रतिरूप में, बड़े मशीनीकरण के रूप में बृहद व्यापार में बदल दिया जाता है, जिस पर एक खास व्यक्ति का नियंत्रण होता है और वो खास व्यक्ति कोई बड़े पूंजीपति वर्ग ही होते हैं जिनका प्रभाव इन छोटे श्रम कारीगरों पर पड़ता है। ठीक है, तो इस पर औद्योगिकीकरण के लिए बात में ये कर सकते हैं कि औद्योगिकीकरण एक कृषि संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से दूर बड़े पैमाने पर विनिर्माण पर आधारित अर्थव्यवस्था है। विनिर्माण का मतलब ऐसा कि एक छोटे उद्योग को बार बार बड़े उद्योग में लाना और रिसाइकल करके एक ही वस्तुओं को कई तरीके से यूज करके अधिक से अधिक लाभ कमाना। इससे औद्योगिकरण का एक सबसे बड़ा प्रभाव है कि हमारी कुल राष्ट्रीय आय तो बहुत अधिक होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी हमें बहुत अधिक मिलती है। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर यहाँ आता है कि कुछ तबके के लोग की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है और जो विशेष वर्ग इन उद्योगों के मालिक होते हैं उनके प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक होती है। तो जो एवरेज होते हैं हमारे प्रति व्यक्ति आय का, उसमें निम्न वर्ग और उच्च वर्ग जो अर्थव्यवस्था पर बटे हुए हैं उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब औद्योगिकरण का विकास काल कब था? तो 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान ये इनका बहुत ही तेजी से विकास हुआ है। दुनिया के अन्य हिस्सों में, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और इस तरह के जितने भी एशिया में भी इस तरह का विकास हुआ और सारे लोग अपने विनिर्माण उद्योग में अपने आप को बढ़ावा दिए और अपना विकास की ओर बढ़े। तो इसमें क्या हुआ कि जब एक सीमित समय में, बहुत कम समय में एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का निर्माण होने लगता है
तो इन वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। अब ये बाजार लाना, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बेचना, ये कैसे संभव है? तो हम कहीं दूसरे जगह पर क्या करते हैं कि अपना बाजार ढूंढते हैं, और ये बाजार एक सीमित क्षेत्र में रहेगा, तो इनका विकास कैसे संभव है? तो इन यूरोप वासियों ने, उत्तरी अमेरिका के लोगों ने और अन्य दूसरे जगहों पर अपना प्रतिस्थापन शुरू किया, बाजार ढूंढना शुरू किया, और यही कारण था कि उस समय 18वीं 19वीं सदी में औपनिवेशीकरण का भी विकास हुआ। औपनिवेशीकरण, उपनिवेश स्थापित करना, जिससे वहाँ उनका बाजार मिल पाए और अपनी वस्तुओं को बेच पाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम भारत पे ही लेकर देखते हैं। भारत में डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, अपनी उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? ताकि वो व्यापार के पर्पज से आए थे और अपना बाजार स्थापित करना चाहते थे। धीरे धीरे डच ने भी कुछ क्षेत्र पर अपना बाजार के रूप में कब्जा जमाया, फिर अंग्रेजों ने भी आया, उन्होंने भी कब्जा जमाया। लेकिन एक ऐसा राजनीतिक खेल आ गया कि इन अंग्रेजों ने हमारे राजा महाराजाओं के विशेष प्रावधानों में भी हस्तक्षेप करने लगे, और एक समय ऐसा आया कि उनका राजनीतिक प्रभाव भी हमारे देश पर पड़ने लगा और हमारा देश उनका गुलाम बन गया। अब उनको एक अच्छा बाजार मिल गया था, क्योंकि अब उनके हिसाब से, उनके तौर तरीके से हमारे देश में वस्तुओं की बिक्री की जा सकती थी, इसलिए वो इस तरह से हस्तक्षेप किए। अब देखते हैं कि औद्योगिकरण का हमारे समाज पर, हमारे देश पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि और वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि औद्योगिकरण का विकास होगा, विनिर्माण उद्योग का विकास होगा, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे एक बड़े समाज, बड़े क्षेत्र के लोगों को उपलब्धता किसी विशेष वस्तुओं की बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे बड़ा ये फायदा है कि जो हमारा आर्थिक प्रभाव में ये देखते हैं कि वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ जाती है, और जब वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ जाएगी तो निर्यात में वृद्धि करनी होगी, और निर्यात होगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश से, हमारे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, दूसरे देश में, दूसरे जगहों पर वस्तुओं को क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा। तो इस तरह से, और फिर इस तरह से एक प्रभाव यह है कि स्वतंत्र कारीगर जो थे वो कारखानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, फलता कुटीर उद्योग समाप्त हो गए और बड़े उद्योग पर विकास हुआ। कहने का मतलब ये समझिए कि एक छोटा सा लुहार है, वो एक छोटी सी दुकान में अपना काम करता था, लेकिन एक बड़ा विनिर्माण उद्योग का विकास हुआ, और क्या हुआ कि वो इस तरह के चीज़ों को बनाना शुरू किए कि इन छोटी कारीगरों द्वारा बनाए गए वस्तुओं का बाजार में बिक्री ना के बराबर होने लगी, उनकी मांग ना के बराबर है, इसलिए वो कारीगर बेरोजगार हो जाते हैं, और फिर वही कारीगर उन बड़े उद्योगपति के कारखानों में जाकर मजदूर बन जा रहे थे। दूसरा देखते हैं फिल्म के लेकर, कि जिससे मान लिया जाए कि बहुत सारे आप शादी विवाह समारोह देखते थे तो छोटे छोटे कलाकार जाते थे, अपना गायन वादन करते थे, ढोल बजाते थे, और अपना क्या करते थे, कुछ अपनी कमाई कर पाते थे। लेकिन इन सिनेमा उद्योगों के विकास के कारण बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का विकास हुआ, जो सिनेमा उद्योग को बढ़ावा देती है। अब आज के शादी ब्याह समारोह में लोग उसी कंपनी के पास जाते हैं कि हमें इस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए। तो इन छोटे कलाकार को उन बड़े कंपनी, उन बड़े सिनेमा उद्योग वाले कंपनी से बात करनी होती है, और उनके मजदूर के रूप में वो काम करते हैं, और बड़ी कमाई कौन करते हैं? एक उद्योग के रूप में, जो सिनेमा के रूप में, उद्योग के रूप में विकास कर रहे होते हैं। अब देखिए, बड़े बड़े कृषि फार्मों की स्थापना होती है, छोटे किसान जो होते हैं को रोजगार की तलाश में कहाँ जाना पड़ रहा? गांव से शहर की ओर जाना पड़ता है। औद्योगिकरण के कारण जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण का विकास होता है, उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों का बहुत तेजी से विकास होता है। इसका सबसे खास वजह यह है कि गांव से भी लोग उस उद्योग धंधे वाले क्षेत्र में क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, और अपना
रोजगार ढूंढ रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों का विकास होता है, बाजार का विकास होता है और एक छोटा सा एरिया जो है बड़े विकासशील और विकास कर गए क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से क्षेत्र का विकास होता है, शहरीकरण होता है। ठीक है, बाजारों की आवश्यकता से सरकार को उपनिवेश प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। तो जैसा मैंने बताया कि बाजारीकरण हुआ, बाजार की आवश्यकता हुई, तो दूसरे बाजार में अपना आधिपत्य बनाने के लिए उपनिवेशीकरण का विकास हुआ। इस तरह से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया। कहने का मतलब है कि जो हम सीधे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उससे रिलेटेड जो भी काम करते थे मैं उन्हीं के पास जाता था और अपने काम को लेकर पूरा करके चला आता था। लेकिन आज क्या है, आज ये है कि हमें किसी भी चीज़ की वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो एक खास कंपनी से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं और वो हमें वस्तुओं को उपलब्ध करा देती है, चाहे वो कहीं से बनवा कर दे। तो इस तरह से हमारा जो प्रत्यक्ष संबंध है वो समाप्त हो रहा है। तो औद्योगिकरण में जो एक विनिर्माण उद्योग है, इसमें कंपनियों को बड़े बड़े मशीन, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है और ये एक छोटे गरीब किसान, मजदूर या सामान्य वर्ग के लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से पूंजी वाले लोग ही औद्योगिकरण के विकास में अपना सहयोग देते हैं और पूंजीपति वर्ग ही इस तरह के विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह से पूंजीवाद का भी जन्म औद्योगिकरण के कारण ही हुआ है। फिर इसका समाज पर क्या प्रभाव है, तब देखिए कि औद्योगिकरण से नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। जैसे कि अभी मैंने बताया कि औद्योगिकरण में पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ और जो छोटे कामगार हैं वो मजदूर में बदल गए, तो दोनों की आय में बहुत ही ज़्यादा अंतर पाई जाने लगी, क्योंकि जिनका उद्योग धंधा कंपनी वाला था उनकी तो आय जितनी मनमानी रकम वसूल पाते हैं अपना रेट प्राइस लिस्ट लगाकर वो तो ले ही रहे, लेकिन मजदूर को एक सीमित काम के लिए सीमित रकम फिक्स कर दिया जाता है जिसमें वो काम करते हैं और उनकी आय सीमित ही रह जाती है। सब आर्थिक मापदंड संबंधों का मुख्य सूत्र बन जाता है। ठीक है, संबंधों का अर्थ आधारित होने से सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ गई। अब आर्थिक सामाजिक सुरक्षा तो भावना तो बढ़ेगी ही। क्यों बढ़ेगी, अब देखिए कि दो मजदूर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, कोई खूब ऐशो आराम में जी पा रहा है, कोई बहुत ही शोषित वर्ग है। तो एक तरह से आर्थिक असुरक्षा तो बढ़ी, उसको काम करने के बाद भी, मजदूर वर्ग को ज़्यादा काम करने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि उनकी आय बढ़ जाएगी। समाज में मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। अब मध्यम वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास स्किल है, जिनके पास कुछ गुण है, काम करने योग्य हैं और ये बड़ी कंपनियां में भी अपना काम करके जीवन यापन को अच्छे से चला पाते हैं और अपना जीवन तो सामान्य रूप से चलाते हैं। ये बहुत उच्च वर्ग के लोगों की बराबरी तो नहीं करते, लेकिन अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते। लेकिन जो इनसे भी कम है, पढ़े लिखे नहीं हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, उनका यहाँ पर शोषण बहुत अधिक होता है। संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार में वृद्धि हुई। अब बेरोजगार होते गए, खर्च ज़्यादा, परिवार रहने पर खर्चे ज़्यादा होने लगी, तो लोग अपना अपना कमाई करते थे और अपने अपने क्षेत्र में जाकर किसी औद्योगिकरण के क्षेत्र में जाकर काम करते थे और अपने एक छोटे से परिवार का जीवन यापन चलाने लगे। तो एक जो संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में बदलना शुरू हो गया और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, औद्योगिकरण। श्रमिक का शोषण हुआ, वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। अब जब वर्ग में डिफरेंसेस आएंगे, अंतर पाया जाएगा, तो लोग अपने हक की लड़ाई के लिए क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और मेहनत करेंगे, यानी ओवरऑल पूरा जीवन संघर्ष में बन गया। तो औद्योगिकरण नगरों के कारण जिस क्षेत्र में उद्योग का विकास होता था वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी, स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब जिस क्षेत्र में उद्योग होगा वहाँ कल कारखाने होंगे, वहाँ से
जो धुआं निकलेंगे, पॉल्यूशन होगा, इससे स्वास्थ्य में भी क्या होगा, गिरावट आएगी। और इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य समस्याएं तो होगी ही होगी। तो इस तरह से जो उच्च वर्ग के लोग हैं अपने धन के जरिए किसी तरह से अपने अच्छी इलाज भी करा लेते थे, लेकिन शोषित वर्ग का इनका सबसे अधिक सामना करना पड़ा। फिर बाल श्रम की भी प्रथा यहीं से शुरुआत होती है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा सोचते हैं कि वो कम दाम में अधिक से अधिक काम कराएं, तो स्त्रियों को और बच्चों को भी कल कारखानों में काम पर लगा देते हैं, जिससे उन्हें कम रकम देकर, कम तनख्वाह देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी औद्योगिकरण के कारण थोड़ा सा विकास हुआ। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था विनिर्माण उद्योग में अच्छे अच्छे मशीन का उपयोग किया जाने लगा बनाकर, जिसका चिकित्सीय क्षेत्र में भी आसानी से इलाज किया जा सकता था। जनसंख्या वृद्धि होने लगी, आवास समस्याएं बढ़ी। अब आवास समस्याएं बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महिलाओं के अधिकार और के समर्थन में जनमत निर्मित हुआ। अब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो महिलाएं भी अपनी जनमत शुरुआत किए और इसके लिए भी संघर्ष करना शुरू किए। तो इसका राजनीतिक प्रभाव भी कुछ होता है औद्योगिकरण का, अब होगा ही। जैसे मान लीजिए कि औद्योगिकरण हुई तो प्रशासनिक कार्यों में भी कुछ वृद्धि होगी। अब प्रशासन में जो हैं वो तो देखेंगे ना कि विनिर्माण उद्योग में जो कंपनियां कमाई कर रही है उनमें कितना टैक्स लेना है, वो सही से टैक्स दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उनके निर्यात की व्यवस्था करना है। परिवहन में जो सड़कों पर वस्तुओं को लाद कर भेजा जा रहा हो, क्या वो सही तरीके का माल भेजा जा रहा है कि नहीं, क्या वो गलत तरीके से चुपके चोरी तो नहीं भेजा जा रहा। तो इस तरह से राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ते हैं। और इस तरह से उभरते मध्यम वर्ग के संसदीय सुधार में मांग के कारण मताधिकार का विस्तार हुआ। लोगों को, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं अपना मत देते थे कि यहाँ पर ये बदलाव होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, वहाँ पर वैसे होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को रख कर उनके मत का अधिकार अपना देने लगे कि हमें कुछ ऐसा चीज़ों का विस्तार करना चाहिए। तो मध्यम वर्ग में मताधिकार का विस्तार हुआ। राजनीतिक सत्ता और भूस्वामी से हाथ से निकलकर मध्य वर्ग में हाथ में चली गई। अब राजनीतिक सत्ता जो पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, अब उनसे निकलकर मध्य वर्ग के हाथ में आ गई, क्योंकि मध्य वर्ग ही इस तरह के विनिर्माण उद्योग को चलाते थे और उच्च वर्ग, पूंजीपति वर्ग इसके मालिक हुआ करते थे। तो ओवरऑल इससे देखते हैं कि जो विकास हुआ वो औद्योगिकरण के कारण ये सारी बदलाव देखने को मिले। अब विचारधारा में भी प्रभाव आएगा, लोगों के सोचने के तरीके बदलेंगे, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो बदलाव था औद्योगिकरण। तो कुछ नवीन अर्थशास्त्री ने पुरानी आर्थिक पद्धति के स्थान पर व्यापारिक स्वतंत्रता और उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर बल दिया। यानी कि एक तरह से अलग अलग तरह के व्यापार करने का, यानी अकेले व्यापार करने की स्वतंत्रता पर बल दिया। कई लोगों को मजदूरों पर बहुत ही संवेदना होती थी, तो उनकी ये सोच होती थी कि मजदूरों की दशा को सुधारना, जल कल्याण की भावना समाजवादी विचारधारा को जन्म दिया कि इन मजदूरों की स्थिति सुधर जाए, इसके लिए समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। ब्रिटेन के मानवतावादी उद्योगपति रॉबर्ट ओवन आदर्शवादी समाज की प्रणेता थे, एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे, इस तरह से उनका विकास हुआ। कार्ल मार्क्स एवं एंजेला विचारों के नेतृत्व वैज्ञानिक समाजवाद ने जन्म लिया। उन्होंने एक कोट्स दिया था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मजदूरों का शोषण हो रहा था, उनके पास था ही क्या, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर वो इतना शोषित क्यों है, अपनी आवाज़ उठाए, एक हो जाए और अपनी हक की लड़ाई मांगे। तो इस तरह से आप देखिए कि मैं कुछ पिक्चर्स को दिखा रहा हूँ कि एक महिला पहले करघा चला रही है, अपने चरखा चलाकर सूत काटती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक बड़े मशीनीकरण के रूप में, बड़े पावर लूम के रूप में बदल गया। तो ये महिलाएं अब क्या करेगी, जब इन बड़े पावर लूम में
वस्त्रों का, टेक्सटाइल का जो निर्माण होगा वो बहुत ही सुंदर और कम दाम में, अधिक मात्रा में ये जब उत्पादन करेंगे तो इन छोटे छोटे कारीगरों की वस्तुओं की बाजार में बिक्री ठप पड़ जाएगी और ये बेरोजगार हो जाएंगी और इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके जीवन यापन पर, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और इनमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब ये रोजगार ढूंढने के लिए इन्हीं कल कारखानों में जाएंगी और वहाँ मजदूर बनकर रह जाएंगी और इनसे काम अधिक लेकर कम दाम पर काम कराया जाएगा और ये एक मजदूर वर्ग के रूप में तब्दील हो जाएगी। इस तरह से देखिए कि एक टांगा वाला है, अपना टांगा से दूध पहुंचा रहा है, छोटी मोटी कमाई करती थी, लेकिन ये परिवहन विकास हुआ। अब एक टांगा वाला 200 टांगों वाले का जो काम था वो एक ट्रक ड्राइवर ढोकर ले जा रहा है। तो अब ये काम उन्हें ही मिला जिन्हें अच्छे से ये ड्राइविंग करनी आती थी और ये बड़े उद्योगपति लोग इनकी गाढ़ी कमाई एक जगह कमा लेते थे किसी एक व्यक्ति को काम देकर। तो इस तरह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब देखिए मैं दूसरे साइड दिखाया हूँ कि स्टीम लोकोमोटिव, रेल स्टीम बोट, इस तरह से स्टीम बोट का विकास हुआ। फिर देखा क्या गया कि ये धीरे धीरे थोड़ा सा विकास हुआ, फिर इस तरह से विकास हुआ कि एक देश से दूसरे देश शिप बनाकर मालों को भेजा जाने लगा और बाजार का विकास हुआ। फिर पावर लूम नीचे दिखाया हूँ मैं कि बड़े बड़े मशीनीकरण, और इस मशीन की कीमत बहुत अधिक होती है और जिसके कारण यहाँ के छोटे छोटे सामान्य वर्ग के लोग इसका खरीदार ही नहीं कर सकते हैं। तो इससे बने वस्तुओं को निर्माण कैसे करेंगे? तो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। जो पूंजीपति वर्ग थे इन मशीनों को स्थापित करते थे और उन छोटे कामगारों को काम देकर अपना मुनाफा कमाते थे। तो अब मैं आता हूँ सिनेमा उद्योग की ओर कि ये सारी कंपनियां हैं, जैसे देखिए PVR है, ओरियन है, UTV है, आपने इरोज है, इन सारे को देखिए। ये आप जब भी फिल्में देखने जाते हैं तो सबसे पहले जिस कंपनी की फिल्में होती है उसे प्रसारित किया जाता है ऐसे, और फिर वहाँ पर आप अपने सिनेमा हॉल में देखते हैं। तो चलिए आज मैं सिनेमा पर बात करता हूँ। उद्योग की बातें कही, सिनेमा घर में उद्योग को कैसे बढ़ावा देते हैं। तो एक बहुत ही कम कीमत वाली चीज़ को आप बहुत ही अधिक मूल्य वसूल करते हैं, तो ये एक उद्योग का, एक व्यापार का ही तो काम है। तो यहाँ पर देखिए कि हिंदी सिनेमा में जब आप सिनेमा घर में जाते हैं तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके हाथ में पॉपकॉर्न है और क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है। क्या आप कभी सिनेमा घर में गए हैं? जाकर देखिए, यदि नहीं गए हो तो आप इनके मूल्य को देखिए। इनके मूल्य जो होंगे, सबसे पहले सिनेमा घर के अंदर जब आप जाइएगा तो आपकी बैग की चेकिंग होगी कि कोई खाने पीने की वस्तुओं को तो आप नहीं ले जा रहे, ताकि आपको बाहर से कुछ भी खाने पीने की वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। और इस 3 घंटे के इंटरवल में आपको कुछ खाने का मन करे तो आप उनके अंदर ही ये सारी चीज़ों को लीजिएगा और देखिएगा कि इनकी जो कीमत होती है, जो 5 और 10 रुपये की वस्तु होती है, उन्हें 150 से 200 रुपये के रूप में वसूल किया जाता है और लोग खरीदते भी हैं और खाते भी हैं। तो ये क्या है, एक 5 से 10 रुपये वाली वस्तु को 100 से 150 रुपये के रूप में बेचा जा रहा है। किसके जरिए? एक सिनेमा के जरिए, सिनेमा में बैठा कर। तो ये एक उद्योग ही तो है। अब यहाँ देखिए सिनेमा हॉल में कुर्सियों की व्यवस्था इस तरह से की जाती है, एकदम डेंस करके, और दिखाया जाता है। इनके मूल्य भी काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिनेमा में, कुछ फिल्मों में, अब सिनेमा जब आप देखते हैं तो यहाँ देखिए अनिल कपूर हैं, अजय देवगन हैं, अलग अलग फिल्मों में, जैसे सिंघम हो गया, फिर नायक हो गया, इस तरह की फिल्मों में देखिए कि
गाड़ियां दिखाई गई है। ये गाड़ियां BMW और ऑडीज और टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों का एक प्रचार के रूप में प्रसारित करता है। ये एक्शन के रूप में गाड़ियों को दिखाते हैं, इस तरह से मूवमेंट करते हैं कि लोगों का ध्यान उस हीरो के नहीं बल्कि उन गाड़ियों के एक्शन पर जाती है कि उनकी स्टीयरिंग कितनी अच्छी घूमी, कितना अच्छा लुकिंग आया, कितना अच्छा स्टाइलिश था, और लोग उन गाड़ियों से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनियां ये जो हैं इन फिल्मों में इन गाड़ियों को इस तरह से एक्शन करने के लिए देते हैं कि उनका प्रचार प्रसार हो, लोग उससे प्रभावित हो और इन गाड़ियों को खरीदने के लिए प्रेरित हो। तो एक ही तरह के हीरो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरह की गाड़ियों का प्रचार करते हैं और इस तरह से एक प्रचार के रूप में दिखाया जाता है। और ये दिखाया जाता है कि वो इन अभिनेताओं की बराबरी कर सके, उनके जैसा बन सके, उनको रोल मॉडल मानते हैं और इन गाड़ियों को खरीदने की चाहत रखते हैं। और मल्टीनेशनल बाजार में इन गाड़ियों की मांग बढ़ती है और एक तरह से कमाई होती है और ये कंपनियां इन कार्यों के लिए इन फिल्म उद्योग को अधिक से अधिक पैसा देते हैं। तो फिल्म उद्योग एक तरह से एडवर्टीजमेंट का काम करती है इन मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ देखिए कुछ फिल्मों में इस तरह के सिनहरी अंग प्रदर्शन को दिखाया जाता है, जैसे कि इन तस्वीरों में आप देखिए कि क्या हमारे समाज में क्या ऐसे वस्त्रों का प्रचलन है क्या? नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता के प्रचलन में है और डांस में कला में इस तरह का प्रदर्शन दिखाया जाता है, हॉट सीन दिखाया जाता है, जिससे लोगों का आकर्षण उस ओर बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक समाज के सच्ची चीज़ों को देखने के बजाय इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं और फिल्म में सिनेमा घरों में इन्हें देखने के लिए अधिक से अधिक भीड़ उमड़ती है, दर्शकों की संख्या बढ़ती है और जिसके कारण इन फिल्मों के टिकट अधिक मात्रा में बिकते हैं। फिल्म के टिकट तो शॉर्ट भी हो जाते हैं और इनकी भी कालाबाजारी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाया जाता है। तो आज का जो सिनेमा है, आज के सिनेमा में समाज के सही चीज़ों को दिखाने के बजाय कुछ अश्लील चीज़ों को, कुछ ऐसे प्रदर्शनी किए जाते हैं जिनसे उनका सिनेमा ज़्यादा से ज़्यादा चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करे। इन स्त्रियों को भी देखिए, क्या ये स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं तो इन्हें अधिक से अधिक पैसा मिलता है। तो इन स्त्रियों को एक उद्योग में प्रतिरूप प्रदर्शन के रूप में दिखाया जाता है, इनका भी यूज ही किया जा रहा है क्योंकि इनके जरिए ही एक बड़ा उद्योग गाढ़ी कमाई कर रहे हैं और डायरेक्टर इनका कमाई का कुछ भाग ही देते हैं। बाकी जो इन फिल्मों को बनाने में इन्वेस्ट करते हैं पैसे, वो इतनी बड़ी रकम, इतने स्टेज शो, इतने सुंदर डिजाइनिंग कहाँ से आते हैं? ये हमारे कंपनी जो हैं, व्यापारिक कंपनी जो है, वो इस तरह के ड्रेस का भी प्रदर्शन करते हैं, फैशन डिजाइनिंग वाले की प्रचार हो रही है, लोगों के सुर ताल की प्रचार हो रही है और यहाँ पर उनका भी प्रभाव होता है और वो अपने कला को इस तरह से दिखाते हैं कि वो कला नहीं व्यापार हो जाता है। अब देखिए इन फिल्मों में भी कुछ फिल्में अच्छी दिखाई जाती है लेकिन कुछ फिल्मों का अश्लील प्रदर्शन होता है। इन तरह के फिल्मों को दिखाने से युवाओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। ये युवाएं इन अश्लील चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा ललायत हो जाते हैं और अपने बेसिक जो उनके सपने होते हैं बनने का, उन्हें कुछ सोचने का, वो उनसे दूर हट जाते हैं और इसका प्रभाव उन पर सबसे अधिक पड़ता है। अब देखिए कि मैं शिक्षा पर भी दिखाऊंगा कि इन फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं अपने बाईं तरफ दिखाया हूँ फुटपाथ स्कूल। क्या इन फुटपाथ स्कूल में जो लड़कियां बैठी है इनके क्या ड्रेसिंग्स ऐसे दिख रहे हैं कि फुटपाथी लोग ऐसे पहनते हैं? और यही दूसरी ओर देखिए शिक्षा की वास्तविक स्थिति जो है, यहाँ पर बच्चे जमीन पे बैठे हैं, इनके पास व्यवस्था क्या है? कोई ड्रेस नहीं है, इनके पास बैठने के लिए बेंच नहीं है, इनके ब्लैक बोर्ड्स बिल्कुल ही
इस तरह के पुराने टाइप के हैं, कोई भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, फिर भी ये वास्तविक स्थिति है। और हमें फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, फुटपाथ स्कूल, इस तरह का। तो इस तरह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का उद्योगों के रूप में सिनेमा के जरिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, ताकि बच्चे इस तरह के, कोई भी गार्जियन के मन में ऐसा भावना आए कि ये बच्चे इस तरह के स्कूल में ही पढ़े और वहाँ पर इनका बहुत ही गाढ़ी कमाई मांगा जाता है, बहुत ही अधिक फीस रखी जाती है। तो फिल्मों के द्वारा ये बताया जाता है कि हमारी अच्छी पढ़ाई इन स्कूलों में भी होगी। लेकिन वास्तविक स्थिति अगर ये दिखाया जाए तो क्या हमारी सरकार इस पर जागरूक नहीं होगी कि हमारी इन क्षेत्रों में समाज के सामने शिक्षा का ये स्थिति दिखाया जा रहा है। अगर इन चीज़ों को और भी लोग देखते हैं, देश विदेश के लोग देखते हैं, तो हमारे देश की छवि क्या होगी। फिर उनका ध्यान इस पर भी आकर्षित करने की ज़रूरत होगी कि हम इन स्कूलों का विकास करेंगे और अपने समाज में सही बदलाव ला पाएंगे। लेकिन अगर शुरू में ही फिल्मों में ही अच्छी स्थिति दिखाएंगे तो क्या हमारा समाज में बदलाव कैसे लाएंगे, हम समाज में बदलाव लाने के लिए कैसे सोचेंगे और हमारा विकास कैसे होगा। इनमें देखिए आई एम कलाम एक मूवी है, इसमें एक लड़का कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखकर पूछ देता है कि ये कौन है। ये लड़का बहुत ही गरीब होता है और अपने ही गांव के एक सामंतवादी व्यवस्था में जो सामंत होते हैं उनके बेटे को बड़े स्कूल में जाते देखता है, टाई बनाते हुए पूछता है कि ये कैसे बनता है। और उनके छोटे से बच्चे के अंदर एक मन में आता है कि मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूँ। और इस तरह के बच्चों को विकास के लिए क्या आवश्यकता नहीं है कि हम इन्हें अच्छे व्यवस्था दे पाएँ, उनकी गरीबी उनके सामने, उनके सपनों के सामने नहीं आ पाए और इनका विकास करें। तो इस तरह से हमें फिल्मों पर ये ध्यान देना चाहिए कि फिल्म में सच्चाई को दिखाइए आप, ताकि समाज में जागरूकता आए और लोग इसके लिए काम करें। अब समाज में सिनेमा के उद्योग के रूप में तो बहुत ही दिखाया, अब मैं कुछ ऐसे चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि हमारा सिनेमा का जीवन में समाज में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले वर्तमान समय में मैं ये बोलूँगा, सर्वाधिक प्रचलित साधन जो है वो सिनेमा है और सिनेमा से अधिक प्रभावी आम जनता पर सरलता से सिनेमा के द्वारा प्रभाव में लाया जा सकता है। हमारे जीवन में संगीत का, सिनेमा का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जब भी हम बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो हम कुछ एंजॉय और मस्ती के चीज़ों में भागते हैं। तो हमारा सिनेमा उद्योग के पीछे ये फर्ज बनता है कि कुछ सुरीली चीज़ें, अच्छी चीज़ों को दिखाएं, जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास की आवश्यकता बढ़े। लेकिन इन थिएटरों में क्या होता है, इन थिएटरों में अश्लील चीज़ों को दिखाया जाता है, जिससे लोग उससे ही क्या होते हैं, प्रभावकारी हो जाते हैं और लोगों का दशा और दिशा दोनों ओर बदलता जाता है। आज के गानों में इस तरह से धूम धड़ाक की जैसे म्यूजिक्स दिए जाते हैं, जिनसे मुझे लगता है कि शांति से ज़्यादा तो अशांति उत्पन्न होती है। पहले के सिनेमा की बात करूं तो सुरों में, तालों में इस तरह की मधुरता होती थी, समाज की सच्ची चीज़ों की, फीलिंग्स की गाने दिए जाते थे, जिससे क्या होता था, लोगों को शांति मिलती थी। लेकिन आज के सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारे सिनेमा का बहुत ही योगदान है। सिनेमा व्यक्ति के जीवन के हर आयामों को छूता है, फिर चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो। सिनेमा का प्रभाव तो हमारे ऊपर होता ही है। समाज में चल रहे कुरीतियों के प्रति भी सिनेमा ने हमें जागरूक किया है। पहले के सिनेमा हमें बाल मजदूरी, सती प्रथा जैसे चीज़ों को दिखाया, करप्शन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चीज़ों को दिखाया। फिर बलात्कार, किस तरह से लोग समाज में गैंग के रूप में किसी स्त्रियों का शोषण करते थे, समाज में मजदूरों की क्या स्थिति है, इस तरह के चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे शोले फिल्म में देखिए कि डाकुओं का, एक सामंत का भी दिखाया गया है। फिर इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि गांव परिवेश में किस तरह से गलत लोगों का प्रभाव होता था, प्रशासन उस तरह
उस तरह की चीज़ों को कैसे रोकने में सहयोग उत्पन्न करती है। सिनेमा में इन सारी चीज़ों को भी दिखाया गया है, लेकिन आज के सिनेमा बड़े बड़े फैशन डिजाइनिंग, गाने, सुंदर सुंदर वस्त्र, ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रचार प्रसार करती है। सुंदर गाड़ियों का, हेयर स्टाइल्स का, कॉस्मेटिक्स का, क्रीम पाउडर का, फिर कुछ ऐसे वस्तुओं का जिनका स्टाइल, बाल इस तरह से खड़ा होना चाहिए, इस तरह के चीज़ों को प्रचार प्रसार में सम्मिलित है और उनसे गाढ़ी कमाई करने के लिए एडवर्टीजमेंट के रूप में कर रही है। तो उद्योग है सिनेमा का सामाजिक विकास करना। जैसा कि हम कहते हैं सिनेमा उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग है। अब उद्योग तो है ही, क्योंकि जिन चीज़ों को दिखाकर हम बहुत अच्छी कमाई करते हैं और बहुत पुराने समय से इसका हम देख रहे हैं। जैसा कि दादा साहब फाल्के ने इसकी शुरुआत कराई थी और सिनेमा की ओर विकास किया था। तो भारतीय सिनेमा सबसे महत्वपूर्ण देन हिंदी फिल्म में है, जिन्हें हिंदी को ना जाने केवल अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। हिंदी का ये सिनेमा का एक खास बात है, हमारी हिंदी भाषा जो है इसका थोड़ा अस्तित्व को बढ़ाया है। देश विदेश में भी हिंदी का प्रचलन बढ़ता है। ठीक है, तो आज़ादी के पश्चात ही सिनेमा जगत में बड़ी देशभक्ति फिल्मों भी आई। हमें हिंदी सिनेमा के जरिए देशभक्ति फिल्मों को भी दिखाया गया। कुछ देशभक्ति गाने जो ऐसे होते हैं जो हमें इस तरह से प्रभाव डालते हैं कि हम उनसे भाव विभोर हो जाते थे। आज भी उन गानों को सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी देशभक्ति जाग जाती है, हम देश के प्रति ओत-पोत हो जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय सिनेमा सभ्यता संस्कृति को जीवित रखने में सफलतम प्रयास भी किया है। लेकिन वर्तमान समय में सिनेमा का स्वरूप क्या है? अब फिल्में बनाने का उद्देश्य सिर्फ अधिक से अधिक धन उपार्जन करना है। निर्देशक को यह फर्क ही नहीं पड़ता है कि जो फिल्म प्रस्तुत किया जा रहा है वो जनता पर, समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। अब सिनेमा सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय हो गया है, जहां लोगों की भावना एवं संवेदना पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब भी हम पुरानी फिल्मों की गीत सुनते हैं तो उसे गुनगुनाते हैं, परंतु वर्तमान समय में ऐसी फिल्मों को, ऐसे गानों को चलाया जा रहा है जिसे सुनकर ही थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं तो मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गाने जिनमें गालियों का इस्तेमाल किया जाता है, ये कौन से समाज का विकास का बात करता है हिंदी सिनेमा? तो हिंदी सिनेमा इन चीज़ों को सिर्फ दिखा रहे हैं और अपना बस अधिक से अधिक गाढ़ी कमाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखते हैं कि हिंदी सिनेमा एक उद्योग है। तो निष्कर्ष हम आज यही निकालते हैं कि हिंदी सिनेमा केवल धन कमाना है। हिंदी सिनेमा में पूंजीपति लोग अपने हिसाब से सिनेमा की कहानी तैयार करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य बड़ी बड़ी कंपनियों के वस्तुओं का बाजारीकरण करना एवं स्वयं भी ऐसे अश्लील प्रदर्शन करना है जिससे भीड़ बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। बाकी उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं रह जाता। जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज वो समाज के विकास की बात नहीं सोच रहे, आज वो सिर्फ अपने और सिर्फ अपने धन की अधिक उपलब्धता हो इस पर सोच रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। बाकी मैं आगे भी कुछ यदि हिंदी सिनेमा से रिलेटेड कुछ बात करनी होगी तो मैं अपना वीडियो देता रहूँगा। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।